रात के 12 बजे का वक्त था। आज भी मैं अपने पति की मिन्नत कर रही थी। भगवान के लिए आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। मेरा दम घुटता है इस घर में। यह है बड़ा सा महल, मुझे इसकी दीवारें डराती हैं। आप मत जाएं। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी। कहने लगे कुछ भी नहीं होगा, बस चंद घंटों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कुछ सोचते हुए दरवाजे से पीछे मुड़कर कहा, ऐसा करो कि जूली के पास चली जाओ। तुम उसके साथ सो जाओगी तो तुम्हें तसल्ली रहेगी। उसका पति भी तो वही होता है, वह चौकीदारी कर लेगा और तुम उसके साथ सो जाना। पागल वागल तो नहीं हो गए आप? राजेश, मैंने उनकी तरफ खफा होकर देखते हुए कहा, मैं एक नौकरानी के सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सोऊंगी। आपको क्या लगता है मेरा दिमाग खराब है? सारी जिंदगी महलों में रहने के बाद अब मुझ पर यह वक्त आ गया है कि मैं एक सर्वेंट क्वार्टर में सोऊं। ऐसी बात नहीं है। और जूली कौन सी कोई खानदानी नौकरानी है? उस बेचारी को भी तो हालत ने मजबूर किया है, वरना तुम्हें क्या लगता है वह हमारी नौकरी करती? ना जाने क्यों मेरे पति राजेश को शुरू से ही जूली से बहुत हमदर्दी थी। वो जब भी बात करते तो हमेशा उसकी हिमायत करते। मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने कहा, मैं तो उस जूली के सर्वेंट क्वार्टर में जाने से रही, आप चले जाएं। मुझे भले यहाँ पर कोई मार कर चला जाए, पर मैं इस घर से नहीं हिलूंगी। वह भी मेरी बात पर कंधे उचकाते हुए वहाँ से निकल गए। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी, मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे कमरे की खिड़की वैसे भी घर के लॉन की तरफ खुलती थी और दीवार भी इतनी ऊंची नहीं थी। अक्सर मैंने कहानियों में पढ़ा था कि रात के वक्त चोर डाकू घर की पिछली तरफ से घर में दाखिल होते हैं, खिड़की के जरिए कमरे में कूद जाते हैं। बस यही सोच मुझे डरा रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने पति की बात मान लेती तो अच्छा होता। दिल में डर भी था कि अभी अगर सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं जूली को अपने कमरे में भी नहीं सुलाना चाहती थी। सच पूछिए तो मुझे जूली की खूबसूरती से डर लगता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। पति इतना खूबसूरत नहीं था, पर जूली खुद बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर किसी भी मर्द का ईमान डोल सकता था। मैंने उस वजह से उसे अपने कमरे में नहीं लाई। मैं चाहती थी कि मेरा पति भी ये बात जान ले, लेकिन वह बार बार मुझसे ये कहता कि तुम जाकर जूली के पास सो जाया करो। अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। मैं अपने कमरे से निकली और भागती हुई जाकर जूली के क्वार्टर के बाहर खड़ी हो गई। सोचा भी नहीं था कि उसके क्वार्टर का दरवाज़ा खुला हुआ होगा। मुझे तो यूं लगा जैसे जूली को पहले से पता हो कि मैं उसके कमरे में आना चाहती हूँ। जैसे ही मैं उसके क्वार्टर में दाखिल हुई, वे मेरे सामने चहकती हुई आ गई और बोली, आइए आइए दीदी, लगता है आपको अपने कमरे में डर लग रहा है, क्योंकि साहब जी भी नहीं थे। मुझे तो जूली पर हैरत हो रही थी। रात के इस वक्त वो शादीशुदा औरत होकर क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी? मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं खामोश हो गई। उस वक्त मुझे उन दोनों की बहुत ज़रूरत थी। जूली का पति पहले ही कमरे में मौजूद नहीं था। मुझे बहुत शक हो रहा था, लेकिन उस वक्त डर मुझे जकड़े हुआ था। मैं अंदर आई। मैंने कहा, जूली कमरे में अंधेरा क्यों है? तुम्हें इस वक्त रोशनी करनी चाहिए। मैं अंदर आई हूँ। जूली बोली कि मैंने पहले ही अंधेरा कर रखा था। आपके आने पर रोशनी करूँगी तो आँखों में चुभन होगी। आप ऐसा करें कि यहाँ आराम से लेट जाएं। जूली ने बड़ी अपनाइयत से मुझे कहा। खैर, चारों ओर देखकर मैं उसके गंदे मैले बिस्तर पर बैठ गई। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं बिस्तर के साथ टेक लगा कर बैठी हुई थी। सर्वेंट क्वार्टर में ज्यादातर कोई खतरा नहीं होता। चोर डाकू आए भी तो वे घर के दरो दीवार को ही छलांग कर आते हैं। सर्वेंट क्वार्टर में लूटने के लिए कुछ नहीं होता। यूं अगर किसी औरत को अपनी इज्जत भी बचानी हो तो वह सर्वेंट क्वार्टर में ही पनाह ले। मेरा तो यही ख्याल है। खैर, मैं थोड़ी देर लेटी ही थी कि जूली मेरे पास आ गई। उसके हाथ में शीशे की एक बोतल थी। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। दीदी कहें तो मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं। जूली ने बड़ी विनती भरे अंदाज में कहा। तुम क्यों मालिश करोगी? मुझे वैसे भी नींद आ जाएगी। मैंने जूली से कहा। नहीं दीदी, आपको नींद कैसे आएगी? लाए, मैं आपके पाँव की मालिश कर देती हूँ। तो जूली ने कुछ ऐसी अपनाइयत से कहा कि मैं पाँव आगे किए बिना ना रह सकी। मैंने उसकी गोद में पाँव रख दिए। वह अपने खुरदरे हाथों से मेरे पाँव की मालिश करने लगी।
मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। उसकी चूड़ियों की खनखन मेरे कानों में पड़ रही थी। मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए। मेरी शादी को खैर कौन से अभी 10 साल हुए थे, लेकिन फिर भी शादी के शुरू के दिनों की बात ही कुछ होती है। जूली अपनी चूड़ियाँ खनखनाती बड़े जोर से मेरे पाँव की मालिश कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, वह अचानक से रुक गई। मुझे उसकी ऊंची तेज सांसों की आवाज़ें महसूस होने लगी। क्या हुआ जूली, रुक क्यों गई हो? वह दीदी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे लगा कि आप सो गई हैं। नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आई, मैंने सख्त अंदाज में कहा। जूली की खूबसूरती की वजह से मैं शायद उस पर और ज़्यादा जुल्म करना चाहती थी। वे बेचारी फिर से मेरे पाँव मलने लगी। काफ़ी देर हो गई। भगवान जाने कब मुझे नींद आई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो दिन के 8 बज रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले तो मैं कभी सुबह 8 बजे तक नहीं सोई थी। मैं हमेशा 6 से 7 बजे उठ जाती थी। खैर, मैं उठकर हड़बड़ा कर खड़ी हुई। देखा तो जूली वहाँ नहीं थी। किसी का नामो निशान न था। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। बिस्तर पर तो मेरा दुपट्टा भी नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुरंत बाहर आई। इतने में जूली मेरे पास आई। उसके पास मेरा दुपट्टा था, लेकिन वह गीला था। ये क्या है जूली, क्या बदतमीजी है? तुमने रात को मेरा दुपट्टा क्यों हटा लिया? वह दीदी, इस पर तेल लग गया था, तो मैं सुबह सुबह जब उठी तो मैंने सोचा कहीं आप मुझे डांट न दें, इसलिए मैं आपके इस दुपट्टे को धोने चली गई। सूख गया है, बस मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। जूली की बातें मुझे बुरी और अजीब लग रही थी। मैंने कहा, तुम मुझे अपना कोई दुपट्टा दे दो ताकि मैं ओढ़कर अपने कमरे तक चली जाऊं। जूली ने वापस मुझे कमरे में आने नहीं दिया। बोले कि आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। वह कमरे में गई, अपनी काली सी चादर लाकर मुझे दे दी। मैं ओढ़कर अपने कमरे तक आ गई, लेकिन मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात उठ रहे थे। कमरे में कदम रखते ही मैं हैरान रह गई। मेरा पति मेरे सामने तैयार खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाइट ड्यूटी पर नहीं, बल्कि किसी मॉर्निंग वॉक पर गया हो। इतनी तैयारी देखकर मैं हैरान हो गई। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ है राजेश? लगता है कि आप नाइट ड्यूटी पर नहीं गए थे। मेरी बात सुनकर वे हंस पड़े और बोले, मेरी छोड़ो, तुम ये सुनाओ कि तुम्हें जूली के क्वार्टर में नींद कैसी आई? तुम्हें अच्छा लगा वहाँ पर वक्त गुजार कर? पति का अंदाज अजीब सा था, जैसे वे मुझ पर तंज कर रहे हों। नहीं, अच्छा या बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी। मुझे तो आपकी याद आ रही थी और डर भी बहुत लग रहा था। पति घर ना हो तो औरत कब खुश होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं मालूम होता। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए कहा, लगता है कि जूली के क्वार्टर में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई और तुम बहुत खुश हो। उन्होंने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? आपने ही मुझे कहा था कि जूली के क्वार्टर में जाकर सो जाऊं। तभी उनकी एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो बुरा मान गई। चलो मैं जाकर अपने कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मुझे उनका इंतजार था। जब वे वापस आए तो उनकी आंखों में नींद थी। मुझे लगा जैसे वे मुझसे बात ना करना चाहते हो, मुझसे नजरें चुरा रहे थे। वापस आकर तुरंत बिस्तर पर लेट गए और बोले, सुनो, मुझे नींद आ रही है। तुम तो वैसे भी जूली के कमरे में जाकर सो गई थी। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत कहाँ है? लगता है तुमने जूली से अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली है। भाई, जूली ही है ऐसी, उसने तो हमारी माँ को भी अपना दीवाना बना लिया था। भगवान भला करे उनका, जिन्होंने मुझे जूली जैसी सेवा करने वाली नौकरानी दी, जिसने मेरी पत्नी को भी खुश कर दिया। वरना मैं कहाँ जाता। भाई, आजकल के मर्दों को पत्नी से ज़्यादा अच्छी नौकरानियाँ लाने की ज़रूरत होती है, ताकि वे उनकी पत्नी को खुश कर सके। पत्नी तो अच्छी हो या बुरी, उसके साथ गुजारा करना पड़ता ही है। मुझे राजेश की कड़वी कटीली बातें समझ ना रही थी। मैंने कहा, आप सो जाएं, और वे आंखें मूंद कर लेट गए। मैं जानती थी कि वह भी मुझसे नजरें चुरा रहे थे, पर असल मामला मैं नहीं जानती थी। तकरीबन 2 बजे मेरे पति की आंख खुली। मुझसे कहने लगे, मुझे कुछ खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैंने रात भर कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। मैं अपने पति के लिए पहले ही भोजन बना चुकी थी। मैंने लाकर टेबल पर रखा, लेकिन मैंने देखा तो राजेश वहाँ पर नहीं थे। मुझे उनकी फिक्र होने लगी। मैंने जाकर बाथरूम में देखा, पर वे वहाँ नजर न आए। मैं छत पर भी गई, वहाँ पर भी नहीं थे। हैरान होने लगी कि थोड़ी सी देर में राजेश कमरे से आखिर कहाँ चले गए। जमीन खा गई या आसमान निगल गया।
सीढ़ियाँ उतर कर मैं नीचे आई तो नीचे वाले पोर्शन में भी कहीं नज़र नहीं आए। अचानक मुझे सर्वेंट क्वार्टर का ख्याल आया। पहले ही वे जूली के बारे में पूछ रहे थे, कहीं उसके पास तो नहीं चले गए। यह अजीब सी बात थी। मेरे पति का जूली में दिलचस्पी लेना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं चुपके से जूली के सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर मैंने दरवाजे की कुंडी नहीं खटकाई, बल्कि अपने पति की आवाज़ सुनकर बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। जूली, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम्हें मेरी माँ के एहसान याद हैं तो मेरा साथ देना होगा, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मेरा पति जूली को धमका रहा था। ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। आखिर मेरे पति को जूली को धमकाने की क्या जरूरत पड़ी है। मुझे लगा कि शायद उसके पति को इस बात मालूम नहीं होगी, पर हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब उसके पति ने धीमी सी आवाज़ में मेरे पति से मिन्नतें की कि साहब हमें माफ़ कर दे, हमारी नस्लों में नमक हरामी नहीं है, ये तो हमारे खून में नहीं। भले हम आपके वफादार हैं, पर हम ये सब नहीं कर सकते। वह भी मेरे पति के सामने हाथ जोड़ रहा था। साहब हमें माफ़ कर दे, हमारी ज़िंदगी मत खराब करें। हम ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। हमें छोटी मालकिन बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई। फौरन उसके सामने आ गई। क्या बात कर रहे हो तुम? राजेश, इन दोनों को किस बात पर धमका रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जान से मारना चाहते हो ना मुझे? मैंने राजेश पर चिल्लाते हुए कहा। मेरा पति एकदम मुस्कुराने लगा। बोला, पागल औरत, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों जान से मारूंगा? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं इन लोगों को कह रहा था कि वो हमारे कारोबारी साझेदार हैं। उनके घर में शहद की मक्खियाँ छोड़ दो ताकि वे लोग अपने किए की सज़ा भुगतें। ये लोग, इनके छोटे से दिमाग में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समाती हैं। उस औरत के घर भी ये लोग कुछ महीने काम करके आए हैं। बस 2-4 दिन उनका नमक क्या खा लिया, अब उनके अंदर वफादारी उनका रंग दिखाने लगी। अरे मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। मेरा पति तो जैसे ज़रा भी हैरान नहीं हुआ, ना शर्मिंदा, ना ही चौंका। मैं इस बात पर भी हैरान हो गई। छोटी मालकिन कौन थी? छोटी मालकिन तो वे मुझे नौकरों के सामने कहता था। अब छोटी मालकिन या तो वाकई में कोई औरत थी या फिर कोई बुरा साया था, लेकिन इसके लिए मुझे इंतज़ार करना था। जाहिर है सच इतनी जल्दी सामने तो नहीं आ सकता, लेकिन उस दिन मुझे अपने पति के करने का मौका ही नहीं मिला। उसी तरह रात हो गई। रात के 12 बज गए और मैं परेशान हो गई। अब मैं बिल्कुल भी जूली के कमरे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे दिल में एक अनजान सा खौफ बैठ चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा पति मुझे जान से मारना चाहता हो, पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम दोनों के बीच पहले वाला प्यार बहुत था। फिर भला ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरा पति मुझे जान से मारने की प्लानिंग करता। रात के ठीक 12:30 बजे मुझे वही खड़खड़ महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हो। मेरे दिमाग में पति की बातें गूंजने लगी। अगर वह अपने कारोबारी साझेदारों के घर में कोई पैंतरा इस्तेमाल करके उन्हें जान से मरवाने की प्लानिंग कर सकता है, तो फिर वे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पति के कारोबारी साझेदार ही हों, जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हों, इसलिए राजेश मेरे बारे में परेशान हो। मैं फौरन अपने कमरे से बाहर आई। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। सीढ़ियाँ उतरती भागती सर्वेंट क्वार्टर में पहुंची तो पहले की तरह जूली मेरा वेलकम कर रही थी। आज उसके चेहरे पर अजीब से भाव नजर आ रहे थे। कहने लगी, दीदी आप पहले आ जाती, हमें तो लगा था कि आपको नींद नहीं आएगी, तो आप फौरन ही आ जाएंगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली थी? मैंने शक भरे अंदाज से पूछा तो जूली हंस पड़ी। अरे दीदी, आपको नहीं पता, आपके पति रोज़ मुझे और मेरे पति को कहकर जाते हैं कि हम आपका ख्याल रखें, रात भर आपके पास रहें, मेरा पति आपकी चौकीदारी करे और मैं आपकी सेवा करूं। वह मुस्कुराते हुए बोली। आज उसकी मुस्कुराहट अजीब सी थी। लगता था जैसे वे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ और कह गई। मैंने देखा उसका पति उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रहा था। मुझे लगा वे आपस में कोई बात कर रहे हैं और मुझसे छुपा रहे हैं। उस वक्त मेरा डर से बुरा हाल था। मैंने जूली से कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ, अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा लूँगी। वे मेरे पाँव पड़ गई। बोली, दीदी अगर आप कमरे को अंदर से कुंडी लगा लेंगी तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ सोएंगे? हमारा तो एक ही कमरा है। उसकी बात सुनकर मैं मजबूरन खामोश हो गई। इस कमरे में एक चोर दरवाज़ा भी था। मैं ये वाला दरवाज़ा बंद भी कर देती तो ये पिछले दरवाजे से आ जाते।
उसकी तो कोई कुंडी भी नहीं थी, वह बाहर से खुलता था। मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, तुम भी यहीं सो जाओ। बोली कैसे कैसे? पहले मैं आपको सुलाऊंगी, उसके बाद खुद सोऊंगी। क्या? मैंने पूछा। वह मैं आपकी मालिश करती हूँ ना दीदी, आपको नींद अच्छी आएगी। उसने मक्काना मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं खामोश होकर रह गई। सोच लिया था कि कल बाबा के घर जाऊंगी। इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी जहाँ मेरा पति रोजाना रात को मुझे नाइट ड्यूटी का खेकर अकेला छोड़ जाता है और नौकरों के सहारे छोड़ देता है। उसके बाद मुझे घर में डर लगता है। मैं उस दिन यह तय करके सोई थी कि आज के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी आंखें कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। जूली मेरी मालिश कर रही थी। फिर मुझे अपनी आंखों पर रोशनी का एहसास हुआ तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरा हाथ जोर से जूली के हाथों पर लगा। उसकी कलाई में चूड़ियाँ टूट गई और वह बाहर को भाग गई। मुझे ये महसूस हुआ जैसे एक नहीं बल्कि 2-3 लोग इस कमरे से भागे हों। मेरा डर से बुरा हाल था। मैं तो चीखें मारने लगी। जूली कहाँ हो? अंदर आओ, कमरे में आओ। कौन था यहाँ पर? क्या कर रहे थे तुम लोग मेरे साथ? मेरी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। कुछ नहीं दीदी, हमने आपके साथ क्या करना है? जूली कमरे में आई तो बहुत खामोश सी थी। अच्छा, अगर तुम कुछ नहीं कर रही थी तो फिर भागी क्यों कमरे से बाहर? तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ उल्लू समझ रखा है? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जूली ने उसी लम्हे में जवाब दिया। उसके बाद वे फिर कमरे से बाहर चली गई। मेरा तो मारे डर के बुरा हाल था। मैं फौरन वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ भागी। अब तो मुझे क्वार्टर भी सही नहीं लग रहा था। अपने कमरे में पहुँचते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। अंदर से कुंडी लगा ली। अच्छी तरह खिड़कियों को भी बंद कर दिया। मुझे अपने कमरे में खुद को ज़रा सुरक्षित महसूस हो रहा था। बाहर लॉन और सर्वेंट क्वार्टर तो मेरे लिए अब असुरक्षित हो गए थे। मैं गुजरे हुए किस्से के बारे में सोचने लगी। मेरी आंखों पर रोशनी कौन लगा रहा था और क्यों लगा रहा था? मैं दिल में सोचने लगी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो पहला ख्याल मेरे दिल में जूली का आया। मैं उठी, अभी तक मेरा पति घर नहीं आया था। सीधा मैं जूली के क्वार्टर में पहुंची। मैंने देखा तो जूली वहां नहीं थी। अलबत्ता उसका पति राम किशोर सामने ही बैठा था। राम किशोर की कलाई पर नजर पड़ते ही मेरे जहन को धक्का सा लगा। उसकी कलाई पर हल्का सा निशान था, जैसे टूटी हुई चूड़ी से लगता है निशान। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये निशान कैसे लगा? वह एकदम से अपनी कलाई छुपाने लगा। बोला कि मालकिन मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। वह यह निशान तो। उसकी यह कहते कहते जुबान रुक गई। मुझे लगा जैसे मैं सोच रही थी वह बिल्कुल सही था। सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? मैं रोने पर आ गई। उठकर खड़ा हो गया। मुझे माफ़ कर दे मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वह असल में रात को मैं कमरे में आया था, लेकिन मैं जूली को लेने आया था। वह आजकल आपकी बहुत सेवा करती है ना? आपको पता है कि हमारी नई नई शादी हुई है। मेरा तो जूली के साथ वक्त ही नहीं गुजर पा रहा। वह हर वक्त अपने काम में बिजी रहती है और मैं दिन को चौकीदारी करता हूँ। रात को थोड़ा बहुत वक्त मिलता है साथ गुजारने का, वह भी आपकी सेवा में गुजारती है। क्योंकि कहते कहते चुप हो गए। मैंने पूछा, मैं आपको ये बात नहीं बता सकता, वरना मेरी अपनी जान को खतरा है। मैं उसकी बात सुनकर खुद भी डर गई। क्या बात है मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने जो मुझे बात बताई, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना घटिया और नीच निकलेगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था। मेरे पति को अपने ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ गई थी। वे उससे शादी करना चाहता था। राम किशोर की बातों से मुझे यही पता चला, लेकिन उस लड़की से शादी कैसे करता? मेरा बाप भी एक मशहूर एमएलए था। उसकी ज़िंदगी में कभी किसी ने धोखा नहीं किया था और वह मेरे पति को भी ऐसे थोड़ी छोड़ सकता था कि उसका दामाद बेटी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा हो और वे खामोश रहे। तभी मेरे पति ने सोचा कि पत्नी से जान छुड़ाने का एक यही तरीका है, अगर उस पर कोई गंदा इल्ज़ाम लगा दिया जाए। मेरे पति ने कोशिश करके मेरे ही घर के नौकरों को खरीदने की कोशिश की। कुछ तो बिक गए जो रात के अंधेरे में मेरे कमरे में मुझे डराने के लिए आते, ताकि मैं भागकर सर्वेंट क्वार्टर में जाऊं। लेकिन सर्वेंट क्वार्टर वाले वफादार थे। यह भी मेरे पापा के पुराने नौकर थे, इसलिए उन लोगों ने बाबा से वफादारी का भरपूर सबूत दिया। ये नहीं कि बाबा को जाकर बता दिया हो कि मेरा पति क्या चाहता है, बल्कि वो उसे दिल ही दिल में इनकार करते रहे, उसकी योजना में शामिल नहीं हुए।
मेरे पति ने उन्हें आदेश दिया था, बल्कि मजबूर किया था कि वे बेहोशी में मेरी कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दें, ताकि मेरा बाप खुद ब खुद अपना सर झुका ले और चुपचाप अपनी बेटी को कागजी कार्रवाई करा कर यहाँ से ले जाए और फिर उसे दूसरी शादी करने पर कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अपने पति का ये घिनौना प्लान सुनकर मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं फ़ौरन अपने बाबा के पास गई, उन्हें सारी हकीकत बताई और साफ कह दिया, बाबा अगर मैं मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में रहूं। भगवान के लिए मुझे सादमी से अलग होने की इजाज़त दे दे। बाबा ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो वे भी नहीं रह सके। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरे पति को सबक सिखलाएंगे। उसके बाद मुझे तलाक हो गई, क्योंकि मेरा पति वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। फिर एमएलए हो या प्रधानमंत्री की बेटी, बाप तो हमेशा मजबूर ही होता है। बाबा अगर मुझे इसके साथ वापस भेज भी देते तो मैं सारी ज़िंदगी खुश न रह पाती। इसलिए अलग होने का फैसला ले लिया और मैं अपने बाबा के घर रहने लगी। आज तक मेरे दिल में कोई और नहीं समा पाया। हालांकि वह हरजाई था, बेवफा था, मगर फिर भी मेरे दिल में रहता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं ज़िंदगी में इस सब को भूल कर आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।